अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम कल की क्लास में लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन कर रहे थे। थर्ड बुक के क्वेश्चन अब आप कीजिएगा। मैं ज़रा आपको पास से बस के क्वेश्चन से थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी फेमिलियरिटी डेवलप करूँ। सर, अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 21 मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है अब आपके सामने। सर सबसे पहले सर मैंने आगे मेंशन किया था जुम्बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट ESST एंड EU ईव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दिसंबर 2014। क्वेश्चन में आपके पास सर गिवन है सेलिंग प्राइस, फिर गिवन है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, फिर गिवन है सर आपके पास डायरेक्ट लेबर, फिर गिवन है आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल में आपको दे रहा है वो सर $2 पर मीटर। तो हमें कितने मीटर यूज हो रहा है ESS में हम वो यूज कर सकते हैं, कितना हमारे पास मीटर यूज हो रहा है टी में हम वो यूज कर सकते हैं, कितना हमारे पास क्यू यूज हो रहा है हम वो भी बता सकते हैं। अभी निकाल लेते हैं सर। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास कितना आएगा सर 3 मीटर। 6 को सर 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास कितना आएगा सर 3 मीटर्स। और सर 8 को डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास आएगा सर 4 मीटर्स। फिर सर क्वेश्चन में आगे चेक करें सर, आपके पास 8 को 8 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आएगा सर 1 आवर। नहीं, 500 नोटबुक पे काम करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाई 8 करें, आपके पास आंसर चेक करें क्या आ रहा है 1.25 पर आवर। फिर सर आगे बढ़े, 12 को 8 से डिवाइड करें 1.5 आ जाएगा सर। सर उसके बाद आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है। पेज नंबर नहीं है रमीशा बेटा, ये 500 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2014 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है। साथ साथ देखिए, मैक्सिमम डिमांड फॉर द मंथ इन यूनिट्स। ESS के आपको 19,500 यूनिट्स बनाने, टी के आपको 16,500 यूनिट्स बनाने, EU के आपको 15,000 यूनिट्स बनाने। ईव के कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है उसको चेक करना है। सर अब कंट्रीब्यूशन निकालना तो कोई मसला ही नहीं है सर। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सर मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सर मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करूंगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरी आएगी सर 22, मेरे पास यहाँ सेलिंग प्राइस आएगी 28, यहाँ मेरी प्राइस आएगी सर 31। सही हो गया सर। सर उसके बाद देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर डायरेक्ट मटेरियल 6। आंसर आएगा सर मेरे पास यहाँ 8। यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट लेबर की वैल्यू सर यहाँ पे आएगी सर 8, यहाँ आएगी सर आपके पास 10, यहाँ आएगी आपके पास 12। नहीं बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सर आपके पास आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड में आपके पास सर यहाँ पहले आएगा 4, यहाँ आएगा आपके पास 5 और यहाँ आएगा आपके पास सर 6। अब सर ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आने के बाद आई होप सो सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर ये 344 कहाँ से आया, इनडायरेक्ट मटेरियल्स 344 डिवाइड करके 6 को 2 पर मीटर से डिवाइड करके हर हर दफा मैंने डायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड किया 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तब नवीरा ये आंसर आया। क्लियर है नवीरा? आगे देखें सर, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। सर मैं इन सबको इसमें से क्या करता जाऊंगा, मैं इन सबको इसमें से माइनस करता चला जाऊंगा, तो सर फिर फाइनली मेरे पास सर एक आंसर आएगा। सर इसका आंसर निकाल लीजिए। पहले वाले का आंसर आ गया सर 4, सेकंड का आंसर निकालिए। 500 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2014, नोटबुक पे सॉल्व होगा। आंसर बताओ 7। उसके बाद बताएं सर नेक्स्ट आंसर। लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 11। सब लोग चेक कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ये बिल्कुल 500 का क्वेश्चन है 2014 का, साथ साथ मेरे काम कीजिए। लास्ट का 5 है भाई, वो लोग बोल रहे हैं लास्ट का 5 है, 11 नहीं है। चेक करो, सब लोग चेक करो, अपनी मर्जी से नहीं करिएगा, खुद कीजिएगा क्वेश्चन सोल्व। लास्ट वाले का 5 है सर इसका आंसर। अब लिखा है ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, लिसन दिस, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी। ऐसा क्वेश्चन पास पेपर में फिर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है मतलब। ड्यू टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस जुम्बी लिमिटेड मस्ट मैन्युफैक्चर बैचेस ऑफ 3 यूनिट्स। ऐसा प्रोसेस है इसका, इस प्रोडक्शन का, कि आपको ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस जुम्बी लिमिटेड मस्ट मैन्युफैक्चर बैचेस ऑफ 3 यूनिट्स। आपको 3 यूनिट्स बनाने होते हैं, फिर जाके आप 2 यूनिट्स टी के बनाते हैं। ये क्या बात हुई सर? रमजान है, वैसे ही रोजा, सब लोग हंसेंगे, मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा सर आपको।
एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो बात समझें। एक एग्जाम्पल है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा देखें, आपको बात मेरी क्लियरली समझ में आएगी। वो ये बोलूं सर, एग्जाम्पल ये लिख लिया होगा सबने। सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सर आपको पता है जब आप सैंडविच बनाते हैं, जो आपको सैंडविच खाने को मिलता है बाजार में, चिकन सैंडविच जो हम खाते हैं, वो यूजुअली जिंगर के बेस से बनता है। जो आप जिंगर बनाते हैं, जिंगर का जो वेस्ट होता है, जब आप उसको काटते वाटते हैं तो उसके अंदर जो वेस्ट होता है, उसमें चिकन पीसेस कम होते हैं, ज़्यादा जो जिंगर का वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट, तो इसका मतलब जब भी जिंगर बनता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट बचता है। उस वेस्ट को हम बचा के रखते हैं सो दैट वी कैन मेक अ चिकन सैंडविच। हम बचाते हैं उसको, इसी से सर बनता है ये। अच्छा, ये कोई ऐसी कोई कमाल की बात नहीं है। मैं आपको एक कमाल की बात ऐसे भी बता सकता हूँ सर। अगर आप फर्ज करें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं सर, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचती है, यानी कुछ बच जाता है, फिर उस वेस्ट को भी हम यूज करते हैं कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सर ये बिल्कुल ऐसा है। यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ईएसएस के 3 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। फिर से देखिएगा, आपको दोबारा से अच्छी तरह समझ लीजिए, पहले आपको ईएसएस के कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, 3। जब इसके 3 यूनिट्स बनेंगे तो उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आप फिर इसके 2 यूनिट्स बना सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? EWE इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन अ बैच ऑफ 5। इनको आप हमेशा बैच ऑफ 5 में प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब भी आप एक बैच बनाते हैं, एक बैच में आप 5 यूनिट्स बनाते हैं। तो अब सर जरा अगर हम ध्यान से देखें, ये बात समझें, ईएसएस के 3 यूनिट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 बन जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? ईएसएस का एक बैच बनेगा तो कितने का बनेगा, 3 यूनिट्स का। तो ऑटोमेटिकली टी के कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 2। और ईव का एक ही बैच में 5 यूनिट बन जाएंगे। सही हो गया? अब सर क्वेश्चन को देखें जरा। लिखा हुआ सर कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर बैच। आपको पर बैच जो है इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के लाना है सामने। कंट्रीब्यूशन पर बैच के लिए सबसे पहले सर मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाला हुआ है। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा पर यूनिट क्या है सर, 4। कोई बताएगा मुझे? 4, 7 और लास्ट वाले का क्या है, 5। अब मैं यूनिट्स पर बैच से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिट्स पर बैच मुझे कितने बनाने, यूनिट्स पर बैच कोई मसला नहीं है। ईएसएस के कितने यूनिट्स बनाता हूं मैं पर बैच, 3, है ना? अभी देखा था हमने। और टी के ऑटोमेटिकली कितने बनेंगे, 2। लेकिन ईव हमारे पास बिल्कुल एकदम अलग से बनेगा। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर बैच आ जाएगा। सर इसका कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाल लीजिए। इसका कंट्रीब्यूशन आ गया सर 12, दूसरे का 14 और तीसरे का सर 25। सर इसको मैं यहां लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर क्या, पर बैच। मैंने यहां लिखा सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच है। अच्छा मजाक नहीं कर रहा हूं। मार्क्स पढ़े पहले, कितने मार्क्स दिए उसने आपको, 7। अब तक आपको कितने मार्क्स दे चुका वो, 7। वो आपको 14 मार्क्स तो दे चुका। तो ये मतलब तसल्ली भी रखें और अब अभी देखें, अभी वो तो बाकी कितने आसानी से नहीं देगा। आपको दे दिया ना तो शुरू के मार्क्स थोड़ा हल्के हल्के करके, अब वो आपको थोड़ा दिमाग घुमाएगा आपको। सर लिखा हुआ ज़ुम्बी लिमिटेड हैज कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 7000 यूनिट्स ऑफ ईव ईच मंथ। ईव कौन सा इनमें से, फर्स्ट वाला लास्ट वाला? फिर से पढ़ो क्या लिखा है, सब लोग गौर से पढ़ें सर इसको। ज़ुम्बी लिमिटेड ने क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो 7000 यूनिट्स ऑफ ईव तो हर महीने बनाएगा, बनाएगा ना? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये फोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कंप्लीट करना है आपको। इसमें आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप करेंगे। वो नहीं, सिर्फ मैकबुक, वो जो खराब वाली मैकबुक है वो, उसकी ऊपर वाली नहीं, सिर्फ वही जो पीछे पड़ी। और रजा को बोलो ऊपर जाए सर, जावा की क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे। नीचे नहीं मंगवाया करो, वो खराब हो जाएगा किसी। खैर है, चलो करा लो, अपलोड कर दो उसको। सर उसके बाद लिखा हुआ सर कंपनी मस्ट ऑनर दिस कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द टोटल ऑफ 40,000 यूनिट्स पर मंथ। आप टोटल कितने यूनिट्स बना सकते हैं महीने के? इसने ना कहा मटेरियल पे रिस्ट्रिक्शन है, इसने ना कहा किसी और चीज पे रिस्ट्रिक्शन है, बल्कि इसने डायरेक्ट आपको बोला यूनिट रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। मेरी बात समझ में आई? सर इसमें लिमिटिंग फैक्टर वाला जो एरिया होता है वो याद है आपको, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं पर लिमिटिंग फैक्टर से, वो नहीं है। सर वो क्यों नहीं है? इसमें लिमिटिंग फैक्टर किसी मटेरियल पे नहीं है, इसमें लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्ट इसके ऊपर है, यूनिट्स पर। क्या आप इससे ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते? फिर से पढ़े सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पढ़े, आपको मेरी बात समझ। स्टेप 2 क्या था, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करते थे, लिमिटिंग फैक्टर से। क्या करेंगे डिवाइड करके? अगर आप कंट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फैक्टर से, यूनिट से डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर भी तो वही आएगा ना, कंट्रीब्यूशन दोबारा। सर नहीं आई बात समझ में? मैं यहाँ दोबारा आता हूँ सर, मैं यहाँ आया दोबारा, मैंने आके आपसे सवाल पूछा। मैं अगर 4 को 1 से, 7 को 1 से और 5 को 1 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि अब तो यूनिट वाइज है ना आपका लिमिटिंग फैक्टर,
तो एक यूनिट आपका लिमिटिंग फैक्टर है। आपके रिसोर्सेज लिमिट किस में कर रहे हैं? यूनिट्स में। तो अगर आप इसको यूनिट के हिसाब से देखें तो आप मेरी बात का जवाब दें। अगर मैं स्टेप 2 कहता हूं कि सर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालो, सेम आंसर दोबारा आ जाएगा 475, 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर दोबारा बोलो लिमिटिंग फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन में? एलएफ क्या है आपके लिए? इसमें लिमिटिंग फैक्टर आपके लिए क्या है? यूनिट्स। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा ना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, तो भाई वो तो सेम ही है, वो तो निकले हुए सामने ही है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ आज हमने ये सीखा, अगर यूनिट वाइज रिस्ट्रिक्शन हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सेम है। आ गई बात समझ में? यूनिट में आपके पास इसका मतलब है सर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करूंगा ये, दूसरे नंबर पे क्या प्रोड्यूस करूंगा सर? दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस करूंगा ईव, और तीसरे नंबर पे क्या प्रोड्यूस करूंगा सर? ये मेरी बात समझ में आई? ये क्या किया सर मैंने सर इस क्वेश्चन की क्या निकाल ली यहाँ पे? रैंकिंग। सेकंड स्टेप तो मेरा स्किप हो गया सर, दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा दोबारा बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी लिमिट है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे। पहले आप क्या था आपका? मटेरियल प्रोडक्शन पे, मटेरियल पे ना जाके आप रिस्ट्रिक्ट करते थे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप जितने आपके यूनिट्स हैं वही आपका लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब ये अगर यूनिट मेरा लिमिटिंग फैक्टर है तो मेरा सीएम जो भी आया है उस सीएम को मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा। अब यूनिट कितना मेरा भाई? एक यूनिट एक ही के बराबर होता है ना। तो अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर 4 आएगा, 7 को 1 से करूंगा तो भी 7 आएगा, 5 को 1 से करूंगा तो भी 5 आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अली मेरी बात समझ में आई? अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। हम मत बोलो सर, अगर यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल की रिस्ट्रिक्शन होती तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता, 3 से डिवाइड करता और 4 से डिवाइड करता, ताकि मैं कंट्रीब्यूशन पर मीटर निकालता। आ रही है मेरी बात समझ में अम्माद? ठीक हो गया? आ रही है बात समझ में? अभी क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना यहाँ पे, जरूरत क्या है दोबारा काम करने की? अम्माद आ गई बात समझ में? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो क्वेश्चन में अब्दुल्ला निकला हुआ है। अब चलो आगे बढ़ो, रैंक कर लिया अब हमने। अब जरा भाई यहाँ सुनो, ये जरा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है सर। यहाँ देखिएगा और सब गौर से देखिएगा। सर पहले ये बनाना है, फिर क्या बनाना है? फिर से बोलो, फिर ये बनाना है, फिर हमारी ख्वाहिश ये है। मुश्किल आ गई। मुश्किल क्या आ गई? मुश्किल आ गई, क्वेश्चन ने ये कहा कि आपने सबसे पहले ईव बनाना पड़ेगा। ईव क्यों? सबसे पहले आपको उसके 7000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। सर क्यों बनाने पड़ेंगे मुझे 7000? बिकॉज ये फोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको पूरा करना है। और ये बात समझ में? हालांकि इसका रैंक क्या है? इसका रैंक है 2 है ना, इसका रैंक 2। सर इसका रैंक है 2। अब जवाब दें, अगर इसका रैंक 2 है तो बनाना इसको दूसरी दफा में चाहिए, लेकिन सर मैं इसको पहले बनाऊंगा। लेकिन इसको पहले क्या पूरा बना दूंगा या पहले इसके 7000 यूनिट्स बनाऊंगा? 7000 यूनिट्स। सर दोबारा बोले, मैं दोबारा से बोलता हूं, एक दफा दोबारा से अच्छे से समझे। पहला प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? ईएसएस। दूसरी प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? टी। तीसरी प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं सर आप? ई। सर जवाब दें, ईज, टीज और ईव, ये बना रहे हैं हम। सर पहले क्या बनाना है? ये, फिर क्या बनाना है? ये, और फिर क्या बनाना है आपको? ये। मगर क्वेश्चन ने क्योंकि मुझे कहा पहले ये बनाओ तो मैं पहले ये बनाऊंगा। और ये बात समझ में? ये है मसला क्वेश्चन का। दूसरा मसला, 40,000 यूनिट्स की आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो गई। तीसरा मसला, ऑल गुड्स विल बी सोल्ड इन द मंथ दे आर प्रोड्यूस्ड, जिस महीने बनाए जाएंगे उसी महीने बेचे जाएंगे। एनुअल फिक्स ओवरहेड्स 21,60,000 की आपके पास गिवन है, 2.16 मिलियन की। 2.16 नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं कहूंगा सर 21,60,000 की। आपके लिए ही सही है। सही है, बात समझ में आई? अब सर क्वेश्चन को जरा आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट बना के दिखाओ सो दैट यू कैन गेट व्हाट? मंथली प्रॉफिट, मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट। सर मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट बनाने के लिए अगर इसने मुझे प्रिपेयर द स्टेटमेंट फॉर दिसंबर शोइंग द मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट का है, उसको तो मैं बाद में बनाता हूँ। पहले तो मैं ये काम करूँ ना सर, पहले तो मैं प्लान करूँ मुझे किसके कितने यूनिट्स बनाने हैं। आ रही है बात समझ में? अब सबसे पहले सर मेरे पास सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल अवेलेबल यूनिट्स। मैंने यही लिखा आके सर, टोटल अवेलेबल यूनिट्स। सर टोटल अवेलेबल यूनिट्स कितने हैं सर मेरे पास? 40,000 मैंने यहाँ लिख दिया। सर जवाब दें, सबसे पहले मैं किसको प्रोड्यूस करूं? सबसे पहले मैं ईव को प्रोड्यूस करूंगा। ये देखें बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। ईव को प्रोड्यूस करूंगा। अब आज तक आप क्या करते आए बताइए? यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करते आए? लिमिटिंग फैक्टर से। यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद यूनिट पे डिपेंडेंट है। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन खुद यूनिट पे डिपेंडेंट। तो ईव के आप कितने यूनिट्स बनाएंगे? सबसे पहले 7,000। सर जवाब दीजिए कितने यूनिट्स बच गए आपके पास? अब जरा और से देखिएगा, मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ 33,000 लिखना पड़ रहा है। लिख दिया मैंने, ये मेरे पास बच गए। अभी जरा लिखो इसको, उसकी वर्किंग करते हैं जरा। अब मेरी बात सुनना, समझना सब लोग जरा गौर से। 33,000 यूनिट में भी अब एक मसला है।
सुनिएगा जरा गौर से, मैं चाहता हूं कि मैं टी पहले बनाऊं ना टी पहले। भाई पहले मैंने इससे जान छुड़ा ली ना। अब मैं क्या चाहता हूं, क्या बनाऊं पहले, पहले मैं टी पहले बनाऊं, नहीं बना सकता। टी तो बाय प्रोडक्ट है ईस का, ये भी एक मसला है ना। खजर खजर ये कहता है पहले ये बनाओगे तो ये बनेगा, ये भी तो मसला है सर। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है शुरू में, ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, पहले आपको 3 यूनिट्स ईएसएस के बनाने होते हैं, तब जाके आप टी का यूनिट बनाते। तो जब आप ईएसएस का यूनिट ही नहीं बनाएंगे तो टी नहीं बनेगा। और ये बात समझ में, ये भी अब इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कमाल है, इसका मतलब है ये हुआ आपको, अब आपको जानबूझ के पहले तो आपने ये बना लिया, अब आपको जानबूझ के ईएसएस बनाना पड़ेगा। सर ईएसएस तो हमें सबसे आखिर में बनाना चाहिए, मगर ईएसएस क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि टी को बनाने के लिए ईएसएस बनाना जरूरी है पहले, तो पहले इसी को बनाएंगे। कैसा घुमाया उसने कहानी को, सवाल आसान से दिए, 14 मार्क्स दे चुका है आपको, आगे तो आपको तंग करेगा वो। सर अब जवाब दीजिए, ईएसएस के कितने यूनिट्स बनाऊं बेटा, ईएसएस के मैं यूनिट्स बनाऊंगा कितने, क्वेश्चन में कितनी इसकी कैपेसिटी है। ईएसएस आपको टोटल कितना बनाना है सर, 19,500। तो आप सर यहाँ आके 19,500 प्रोड्यूस कर देंगे। मैंने कहा सर 19,500 मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अब माइनस करके फिर आंसर ले, अब क्या बचा, अब आपके पास बचे सर 13,500। अब यहां देखिएगा मेरी बात सुनिए, 13,500 तो बचे। अब मुझे इसके बाद क्या बनाना चाहिए, देखिए इसके बाद मुझे बनाना चाहिए सर क्या, टी बनाना चाहिए ना, टी प्रोड्यूस करना चाहिए। मगर टी कैसे बनता है, हाँ पहली तो बात ये कि टी बनता है, इसके आपने 19,500 बना लिए, तो जितने भी यूनिट्स आप इसके बनाते हैं उसके अगेंस्ट आप फिर टी के यूनिट बनाते हैं। जवाब दें किस तरह बनाते हैं आप, 2 यूनिट बनाते हैं, उसके कितने प्रोड्यूस करते हैं 3, तो इसके कितने प्रोड्यूस होते हैं 2। तो सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 अपॉन किससे, 3 से। तो सर इसका मतलब है आप इसके 13,000 यूनिट बना लेंगे। और ये बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं मैं, पहले मैंने यू को प्रोड्यूस किया, फिर मैंने ईएसएस को प्रोड्यूस किया। अब जितना मैंने ईएसएस प्रोड्यूस किया उसका 2/3 मैंने टीबी प्रोड्यूस कर लिया। अब भी जवाब दूं क्या, अब भी मेरे पास 500 बच गए ना। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर टी बना ले, भाई टी बना ही नहीं सकते, टी बनाने के लिए ईएसएस बनाना पड़ेगा, और जब ईएसएस बनाएंगे तो वो अपनी एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड डिमांड से भी ऊपर चला जाएगा। तो वो चीज जो बने और बिके नहीं, उससे बेहतर है वो बना लूं जो बिक जाए। बिकेगा क्या, ईव बिक जाएगा। सर क्यों, ईव इसलिए बिक जाएगा क्योंकि ईव के मुझे यूनिट कितने बनाने चाहिए, 15,000, और अभी तक मैंने उसके कितने यूनिट्स बनाए हैं 7,000, तो 500 इसके एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। तो सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ के लिखा सर ये जो 500 यूनिट है सर, ये मैं आखिर में दोबारा किसके प्रोड्यूस करूंगा, आखिर में प्रोड्यूस करूंगा किसके, ईव के। सर बड़ा ही कोई ट्रिकी क्वेश्चन था, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था बेटा, ये असल क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे इस तरह भी बात करेगा, ये मैंने इसीलिए आपको शुरू में रिकॉर्ड कर दिया। 2.3 हर दफा जब भी 3 यूनिट्स ईएसएस के बनेंगे तो 2 यूनिट्स उसके बनेंगे, मैथमेटिकली ऐसे ही तो एक्सप्रेस करेंगे। 2/5 क्यों करेंगे, उसके साथ थोड़ी एसोसिएटेड है वो, टोटल प्रोडक्शन 5 की थोड़ी हो रही है, उसके बेस से दूसरे 3 बन रहे हैं, इसके 3 यूनिट्स बनाऊंगा तो उसके 2 बन जाएंगे ना। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 5 में से 3 इसके होंगे 2 उसके होंगे, ये थोड़ी कह रहा हूँ। करके देख लें, पहले मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर 13,000 आ रहा है ना आपके पास। और क्या तरीका हो सकता है सर 13,000 आंसर लाने का, हाँ डिवाइडेड बाय 3 करके मल्टीप्लाई पे क्या कर दूं 2, ये भी बड़ा आसान तरीका है, ये ज्यादा आसान तरीका है। डिवाइडेड बाय 3 करें ताकि आपको पता चले, और उसके 2 हिस्से निकाल लें यहाँ पर, तो वो भी आंसर आपके पास सही आ जाएगा। सर अब सुने, अब ये कह रहा है मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट पे आपको काम करना है। सर सबसे पहले आए मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट, कोई मुश्किल बात नहीं। सबसे पहले क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, ईएसएस, दूसरी क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, टी, और तीसरी प्रोडक्ट आप कौन सी बनाएंगे सर, तीसरी प्रोडक्ट आप बनाएंगे सर ईव। ये मैंने 3 प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर डाटा लिख लिया। सर सबसे पहले मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, मुझे बनाना है सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे बात करूंगा मैं। सर सबसे पहले बताएं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, पहले वाले का क्या है 4, दूसरे का कंट्रीब्यूशन बताइए क्या है 7, और लास्ट वाले का क्या है 5। अब मैं यहाँ पे इनको जितने भी इनके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ईएसएस के कितने यूनिट्स बनाने जा रहा हूँ सर मैं, 7,500 सर, नहीं 7,500 तो मैं ईव के बनाऊंगा ना, इसके मैं 7,500 बनाऊंगा, इसके मैं 19,500 बनाऊंगा, और टी के मैं 13,000 बनाऊंगा, है ना। सर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको,
रमीशा आई थिंक बात समझ आ रही है, अब्दुल्ला बात समझ में आ रही है, अलिशबा बात समझ आ रही है, आशिर बात समझ में आ रही है, अली मुस्तफा बात समझ आ रही है। आंसर बताइए क्या आ रहा है सर इसका। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 78,000। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे, पहले वाले का आंसर 78,000, दूसरे वाले का आंसर फिर बताइए 91,000। इसका आंसर सर आपके पास आ गया 91,000, 37,500। सर इन तीनों को प्लस कर लें। मल्टीप्लाई क्यों, मल्टीप्लाई नहीं करोगे नवीरा, प्रॉफिट निकालना है मंथली प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिम बात समझ आ रही है, उरूज बात समझ आ रही है, थम्स आंसर क्या आ रहा है टोटल 206500। बहुत ही कम आ रहा है, फिर से चेक कर लो। सही है सर, सर ये आ गया इसका आंसर। सर जवाब दें आपका फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी सर 2160,000। सर यहाँ मैंने लिखा आगे 2160,000। सर जरा इसका आंसर निकाल लीजिए। कितना लॉस आ रहा है सर, कुछ गलत किया आपने, फिर से कैलकुलेट करें। सेम है, सब लोग चेक करो यार, कुछ आंसर में कुछ मसला किया आपने। आंसर बताइए, लॉस बताइए। नहीं 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 नहीं, कुछ और गलत काम किया, दोबारा से चेक करो, क्वेश्चन चेक करो सर, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इतना तो बड़ा लॉस नहीं आ सकता। कुछ गड़बड़ की है सर, फिर से चेक कीजिए, एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, देखें क्वेश्चन में हर चीज़ होती है, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको जानबूझ के इस तरह का फैक्टर दिया ताकि आपको थोड़ा सा हिट लगे, आपको समझ में आए कि यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सर चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, फॉर दिसंबर 2014, एक महीने का है ना डेटा, ये एक महीने का डेटा है ना। फिर से पढ़ो, 10 दफ़ा पढ़ो। मैक्सिमम डिमांड फॉर द मंथ, एक महीने का डेटा है ना। फिर पढ़ो, ये पढ़ो, ये सब कुछ मंथ वाइज ही चल रहा होगा। फिर ये पढ़ो, यहाँ आओ, ये क्या लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट क्या है, पर मंथ या एनुअल। एनुअल सर, एनुअल है तो इसका मतलब मुझे इसको मंथ में डिवाइड करके लानी पड़ेगी। हाँ वेरी गुड सर, क्या आंसर आ गया सर इसका, दोबारा बोलिए। 1,80,000 सर इसका आंसर आया। फिर से याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट का आंसर आपके पास ये कैसे आया है सर, फिक्स कॉस्ट का आंसर आपके पास आया, आपने इसको मंथ में डिवाइड कर लिया। दोबारा बताइएगा कंट्रीब्यूशन का टोटल 206,500। सर मेरी जो फिक्स कॉस्ट थी 21,60,000 की, वो मैंने डिवाइड की सर 12 से, तो मेरे पास पर मंथ की कॉस्ट आ गई। अब सर डिवाइड कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सर आपके पास इसका प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आया सर, 26,500। अक्सर लोग ये एनुअल वाली बात भूल जाते हैं, अक्सर लोग ये पहले क्वेश्चन में हमेशा ना जानबूझ के इस तरह करता हूँ ताकि बच्चा इसको काम को कर सके। डन। और किसी को क्वेश्चन है तो यार पूछ लो, मैं चेक कर रहा हूँ जब तक आपकी चैट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आई होप सबको समझ में आ गया। गिव मी अ थम्स अप इफ यू नो दिस, आपको समझ में आ गया तो। डन। अब क्वेश्चन, हाँ जी, मुश्किल मुश्किल, लेकिन ये आसान है, एक दफा कर लिया तो फिर आसान है। सर लिखा हुआ Zumbi Limited has the opportunity to purchase the unlimited quantities of product Eve from the outside supplier at a cost of $30। वो कह रहा है खुद ना प्रोड्यूस करें हम। Zumbi Limited has the opportunity to purchase, बाय कर लें, खुद ना प्रोड्यूस करें, बाय कर लें। जवाब दें, एक दफा हमने मेक एंड बाय पढ़ा है ना, मेक एंड बाय में मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए थे। ये कह रहा है $30 का इसको किसी बाहर के बंदे से बाय कर लो। पहले तो ये सुनो, $30 का आप बाय तो कर लें, लेकिन पहले तो ये तो देखें
कि ये आपको एक यूनिट कितने का पड़ता है। जरा प्लस करके देखना ईव को, 8 + 12 + 6, क्या आंसर आ रहा है? कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है? 5, 26 का आ रहा है ना। तो उसका मतलब है 26 आपकी कॉस्ट है। अगर आप बनाते हैं तो आपको ये 26 का पड़ता है और आप इसे 31 का बेचते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपको कितने का मिलता है? 5 का। लिखा हुआ है सामने, मैं तो अपने पास से तो बात थोड़ी कर रहा हूँ। आप ही ने मुझे बताया 8 + 12 + 6 करेंगे तो 26 आएगा। अब ये कह रहा है कि आप किसी बाहर के बंदे से बाय कर लो, लेकिन वो आपको ये $30 का देगा। जवाब दें कि आपका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब है आपको फाइनेंशियली लॉस होगा $4 का। एक बात तो ये। दूसरी बात, क्या क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? यस। फिर क्या सप्लायर आपको ऑन टाइम डिलीवरी देगा ही नहीं देगा? ये भी मसला हो सकता है। फिर कस्टमर उसके सप्लायर के पास भी शिफ्ट हो सकता है। ये 4 मसले हो गए। मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये बैच वाली कॉस्टिंग के साथ साथ इसके लिए भी सिखाया था। ये क्या हो गया सर? वो आप तो नुकसान बता रहे थे, तो फायदे पूछ रहा है। इसने कहा सर डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी इफ द परचेज ईव्स फ्रॉम द आउटसाइड सप्लाई। बिना किसी मेहनत के कह लो, आप ये कह लो कि कंट्रीब्यूशन स्टिल $1 का एग्जिस्ट करता है। हाँ, फिर लेकिन क्या होगा सुने, आप आप क्या ईएसएस के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? लेकिन ज्यादा यूनिट उसके एंटीसिपेटेड है? नहीं, नहीं है ना। ईव आप ईव नहीं प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट आपको सप्लाई। तो एडवांटेजेस की बात करें, आप जरा देखिएगा क्वेश्चन में चेक करें सर, आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के टोटल मार्क्स कितने हैं सर? 6। तो कम से कम सर आपको कितने सर? 3 करने पड़ेंगे सर। सबसे पहले एक बात बताइए, क्या ईव मैंने पूरा प्रोड्यूस किया? नहीं नहीं, ईव तो मैंने 7,500 किया। तो सबसे पहले क्या होगा सर, मैं अपनी मंथली डिमांड को तो कम से कम कंप्लीटली मीट कर पाऊंगा, है ना। लिखिए सर पहली लाइन, इसमें पहली लाइन पहला एडवांटेज डी है, इफ वी ऑप्ट आउटसाइड सप्लाई। मैं जरा अभी पॉइंटर्स में लिख रहा हूं, आप इसे बाद में पैराग्राफ में कर लेंगे। इफ वी ऑप्ट आउटसाइड सप्लायर, या इफ वी को हटा दें, जुम्बी लिमिटेड कर दें। ज्यादा अच्छा आंसर जब होता है जब आप क्वेश्चन से उसको रिलेट करते हैं। इफ जुम्बी लिमिटेड ऑफ आउटसाइड सप्लायर, कंपनी में या बिजनेस में, पहला पॉइंट, कंपनी में मीट द फोरकास्टेड, आपकी जो फोरकास्टेड डिमांड है आप उसको मीट कर पाएंगे, ये एडवांटेज है। डन। नंबर 2, कंपनी may meet the forecasted demand for other product like ESS if the demand gets higher। अगर ESS की डिमांड बढ़ती है तो आप उसको भी ज्यादा बना पाएंगे। अभी नहीं बना सकते, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप रुके हुए। ये भी लिख सकते थे, ESS will be made on priority। ESS will be made on priority, सबसे पहले ESS ही प्रोड्यूस कर देंगे आप। अभी आपको जबरदस्ती ईव बनाना पड़ता है ना, ऐसा ही। कोई और बात बोले सर? कोई भी बात, कोई भी बच्चा सर रिपीट कर दे। प्लस क्या चीज रमीशा, मुझे समझ नहीं आई। 7500 क्या चीज है? सर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है सर। फोर्थ बात ये कर सकते हैं सर, एक तो आपका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले आप 3 चीजें बनाते थे, अब आपको 2 चीजें बनानी पड़ेंगी। और सर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि सर मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी कम लगेगी। स्टोरेज कॉस्ट भी मेरी जो होगी वो लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ईव के बजाय ईएसएस पे स्टोरेज कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ, मेरी स्टोरेज कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। रमीशा क्या लिखा है मुझे नहीं पता, 7500 क्या चीज है ये?
हाँ ठीक है सर। उसके बाद देखें सर डिसएडवांटेजेस की बात करें, 3-4 एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे ना सर। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि आपकी हो सकता है क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ जाए, क्वालिटी विल बी अफेक्टेड, या क्वालिटी विल या मे बी, आप वर्ड में मे बी लिखेंगे, मे बी अफेक्टेड। पहली बात तो आप इस पे बात करेंगे। नंबर 2, दूसरी बात बताइए, क्या आपका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है? तो आपका लाइक लो कंट्रीब्यूशन पे आ गए आप, लो सीएम, which will which may affect profit. 3, तीसरी बात, हो सकता है कि सर लॉन्ग रन में क्या हो जाए, कस्टमर में मूव टू सप्लायर। किस चीज की? तो लो क्वालिटी वो तो हो गई ना बात, अफेक्टेड है। और बताओ। डिलीवरी। हाँ लेट डिलीवरी होने के चांसेस हैं सर, डिलीवरी जो होगी वो लेट हो जाएगी। और कोई एक और वर्ड बताएं ताकि आप फ्यूचर में लिख सकें। मैं बताऊं सर, कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती अब। कस्टमाइजेशन का पॉइंट जरूर लिखिएगा सर, कस्टमाइजेशन मे नॉट बी अवेलेबल। सप्लायर आपको बोलेगा भाई एक ही तरीके की चीज बना के दूंगा, बार बार चेंज मत करवाना। खुद बना रहे होंगे तो चेंज करने की सलाहियत रखते होंगे। तो कस्टमाइजेशन में नॉट बी अवेलेबल, ये भी वहां पे आपके पास आ गया ये ऑप्शन। सर इतने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखवाने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर दे शुड परचेज ईव्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। नो। आंसर मैं तो आपको बोलूंगा सर नो, नो दे शुड क्या करना चाहिए, परचेज या मेक? दे शुड मेक द प्रोडक्ट, मेक द ईव एज इट हैज, क्या कहते हैं उसको, जिस चीज के बारे में आप समझते हैं वो बेटर है। दे शुड मेक ईव एज इट हैज वोट मोर, हाँ एज इट हैज मोर कंट्रीब्यूशन एंड मोर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, एंड मोर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए लिख दिया क्योंकि पास पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उस वक्त इसकी थ्योरी जरा अच्छे से लिखेंगे। अभी भी अच्छे से ही है, इसमें क्या चेंज लाएंगे। दे शुड मेक ईव as it has more contribution margin and more non-financial benefits which may help Zumbi Limited to maximize profit. Zumbi Limited to maximize profit. एक डिसएडवांटेज मैंने लिखा नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। मैं चाहता हूँ मैं 500 पर मैं आपको बताऊं, सिर्फ डिस्कस करके हट रहा हूँ। आज वो आपको $30 की प्राइस दे रहा है ना, आप बेचते ही 31 का है, कल को वो 31 कर दे, इन्फ्लेशन होगी ना। अगर वो 31 कर दे जवाब दे, आपका प्रॉफिट तो आपके तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया। तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आपका, हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वो ज्यादा दे देता, आपको 26 की पड़ती है चीज, वो आपको 16 की दे देता, तब आप जाते हैं इस बात कि आपको $16-17 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता। लेकिन अगर वो 26 के बजाय आपको 24 का भी दे देता ना, तो आप नहीं जाते, क्योंकि क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। कल को वो 24 से फिर 27 कर देता। अभी तो वैसे ही वो आपको 30 का दे रहा है और आप 31 का बेच रहे हैं, कल को वो जस्ट $1 बढ़ाएगा और आपके पास से लॉस हो जाएगी एंटिटी। और ये बात समझ में है सर, यहाँ तक आप ये बात करेंगे। अब आ जाए सर, एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ पास पेपर्स का, आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन सर यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपने करना है खुद से सॉल्व। शायद कल भी आप ही क्लास में? हाँ रोज मैं ये डेली मेरी क्लासेस हैं शाम में, सारी नहीं, पूरे रमजान मेरी क्लासेस हैं। शाम भाई जो भी क्लास लेंगे वो रात में लेंगे, अगर कभी उनको लेनी पड़ी ना तो वो सैटरडे को लेंगे, अगर अगर वो भी नहीं है मैं लूंगा क्लासेस, और रात में भी क्लासेस मैं लूंगा। तो मैं शुरू में जरा थोड़ा आपको यूज टू करा रहा हूँ। मैं खुद भी यार सारे दिन पढ़ा के जो है ना, 2-3 दिन बाद मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको और यूज कर सकता हूँ। मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
लेकिन ये क्वेश्चन ना मैं आपको जानबूझ के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करें, कि इसको ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, मैं आपको सर रियलाइजेशन अकाउंट तो नहीं है ना पार्टनरशिप में सर, मुझे लग गया रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं सुनिए सर, आपके पास एक क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 22, लिखे सब ये क्वेश्चन सब लोग अक्टूबर नवंबर ना, बिल्कुल नवीरा कॉन्फ्लिक्ट से भी बात कर सकते थे। एक है अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 22। आगे जाएंगे ना तो इसमें ग्राफ बनाना है, आपने ग्राफ नहीं बनाना, सही है, आपने ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ के अलावा जितना भी पार्ट है ना वो सब आप कंप्लीट करेंगे, ग्राफ के अलावा जो कुछ भी इसने लिखा है। मैं जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले आपको ना इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताता हुआ स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। अच्छा होगा कि आप इसे करके अपने रजिस्टर में करके लेके आए और पार्ट बाय पार्ट करके लेके आए। कल की क्लास जब स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे सर, कल की क्लास के स्टार्ट में पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आ रही है बात समझ में? अब आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हुए लिमिटिंग फैक्टर के। अब मुझे आपको जो क्वेश्चंस कराने हैं वो मुझे आपको कल से या तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट करवानी है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट करवानी है। इस क्वेश्चन को लेकिन आपने कंपलसरी लाजमी कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल शायद उसामा भाई रात में जो क्लास लें उनमें से वो किसी ऐसी चीज के बारे में डिस्कशन करें जिसकी यहाँ जरूरत है। आ रही है बात समझ में? तो मेक श्योर कीजिएगा ये होमवर्क क्या आपका लिमिटेड कंपनी के जो आपके पास वर्ड बुक के क्वेश्चन है उसे लिमिटिंग फैक्टर के उसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज। जी अम्मा।